सर ये सेल्स टैक्स के पर्पस के लिए एक छोटे से अकाउंट्स हैं जो मेरे पास आए हैं, प्लस इनकी जो बैलेंस शीट है आई है। तो इनका जो ऑडिट है इसके अंदर जो मिस्टेक्स हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी, वो हमने ऑडिट इसका जो है 1.5 घंटे के अंदर तकरीबन इसको कंप्लीट किया है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ पूरे अकाउंट्स से ये इसी तरह से प्रिपेयर करते हैं। ये डे बुक्स हैं, इसके बाद ये कैश बुक है इनकी। ये चीज़ मैंने खुद से ऐड की आपको समझाने के लिए। लेजर अकाउंट्स हैं उसके बाद, ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस है, नीचे इसके एडजस्टमेंट्स हैं ट्रायल बैलेंस के। और उसके बाद जनाब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9 महीनों का प्रिपेयर किया गया है, जुलाई 2023 से मार्च 2024 का। और बैलेंस शीट इनकी जो है वो 31 मार्च 2024 पे प्रिपेयर की गई है। अब इसके अंदर जो मिस्टेक्स हैं, नंबर 1, नॉन करंट एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज नहीं की गई। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की गई। डेप्रिसिएशन जो है, जो कि यूजुअली ट्रायल बैलेंस के बाहर यहाँ पे डेप्रिसिएशन का लिखा जाता है कि किस एसेट के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन बनती है, ठीक है, 9 मंथ्स की। और फिर उसको आगे हमने लेके जाना होता है। तो डेप्रिसिएशन अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो मिसाल के तौर पे डेप्री, यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रीसिएशन फर्नीचर, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर आप लिख देंगे फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। और ये अमाउंट जो है ये बनती है तकरीबन, ये अमाउंट बन रही है 1,12,500। वो किस तरह से, ये आप देखेंगे इनकम टैक्स जो ऑर्डिनेंस है उसके जो रेट्स हैं करंट टैक्स ईयर के लिए 15% फर्नीचर पे अलाउड है। तो फर्नीचर की अमाउंट देखेंगे बैलेंस शीट में से जाके, या ट्रायल बैलेंस में से देख लें। तो फर्नीचर की जो अमाउंट है वो थी 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए पे 12 महीने की 1.5 लाख रुपए बनता है 15% के हिसाब से। 9 महीने का कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट बनेगी, ठीक है, 1,12,500। इसको आप डेप्रिसिएशन फर्नीचर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कि ये 9 मंथ्स के लिए है। और इसको फिर यहाँ पे इसकी फ़िगर लिख के पहले एडजस्टमेंट के अंदर इसको लिखेंगे, उसके बाद आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे सेम अमाउंट। उससे ये होगा आपका प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। और उसके बाद आप इस डेप्रिसिएशन को बैलेंस शीट में उस एसेट की वैल्यू में से यहाँ पे माइनस करके टोटल एसेट की वैल्यू यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। एसेट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ये है बेसिक के नॉन करंट एसेट। इन्होंने बाइक की भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की। बाइक्स जो है बिज़नेस यूज़ के लिए, इसके ऊपर भी 15% का रेट जो है व्हीकल ऑल टाइप्स पे अलाउड है करंट टैक्स ईयर के लिए। तो ये जो भी आप एक्सपेंस लीगली क्लेम कर सकते हैं उसको लाजमी तौर पे क्लेम करें, उससे आपका प्रॉफिट जो है वो कम होगा। ये आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है शो कर रहे हैं, बेसिकली 1,04,00,000 का बिला वजह का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप शो कर रहे हैं। अच्छा, अब दीगर इन्वेस्टिगेशन की गई तो चूँकि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में नीचे एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये 10 लाख रुपए लिखा गया था। तो इस 10 लाख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये हैं जी सैलरीज़ पेबल। तो यहाँ पे चूँकि मेंशन नहीं था तो इस वजह से इसकी भी एंट्री नहीं हुई यहाँ पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सैलरीज़ पेएबल की एंट्री मिसिंग है। अब ये 1 अप्रैल को इन्होंने ये 10 लाख की सैलरी पे की है, ऑलरेडी 80 लाख की इन्होंने सैलरी पे की हुई थी 9 मंथ्स के अंदर, 10 लाख की बाद में पे की है। तो ये जो पेएबल है इसकी भी एंट्री अब इन्होंने नहीं की, क्योंकि ये जो जिन्होंने फाइल किया है उनको इस चीज़ का नहीं आइडिया था कि ये चीज़ें बहुत बेनिफिट देती हैं, और अगर हम इनको एंटर करेंगे, अगर नहीं एंटर करेंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये सैलरीज़ पेएबल को यहाँ पे आप सैलरीज़ एक्सपेंस को इसको 80 लाख को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, प्लस ये यहाँ पे 10 लाख इसमें ऐड करके टोटल अमाउंट जो है 90 लाख की यहाँ पे शो करेंगे। जब आप 10 लाख नीचे एंटर करेंगे उसके साथ आप लिखेंगे कि सैलरीज़ पेएबल हैं, ठीक है, सैलरीज़ पेएबल हैं। और टोटल मैं यहाँ पे सिंपल आपको एंटर करके दिखा देता हूँ 10 लाख डायरेक्टली। ये 10 लाख जब हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं तो ये देखें यहाँ पे 1,04,00,000 से 94 लाख हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो गया, यानी 10 लाख से कम हो गया। तो इसी तरह दीगर आपका कोई भी एक्सपेंस अगर यहाँ पे पेबल है जो कि आपने 1 अप्रैल पे या उसके बाद में पे करना है या किया है, अभी चूँकि 1 अप्रैल से भी हम आगे आ गए हुए हैं, तो कहने का मकसद ये कि 31 मार्च के बाद जो भी आपने एक्सपेंस पे किया है पिछले अकाउंटिंग पीरियड का 9 मंथ्स का, वो एक्सपेंस आप देख लें, वेजेस हैं या कोई आपका रेंट रहता है पेएबल है, वो चीज़ आप लाजमी तौर पे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे।
और ये जो 10 लाख की सैलरीज पेबल हैं इसने यहाँ पे ही चार्ज नहीं होना, इसको आपने कॉपी करके यहाँ से तो बैलेंस शीट में भी यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ में भी ऐड करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये ऐड होगी, यहाँ पे प्रॉफिट को कम किया जाएगा, प्रॉफिट चूँकि मैनुअली हम शिफ्ट करते हैं तो फिर सारी ये एडजस्टमेंट जो है ये करेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी, ये एक दूसरी मैंने आपको करके दिखाई ये चीज़। अच्छा, इसके बाद जनाब मैं आपको एक कॉमन चीज़ यहाँ पे बताता हूँ जो कि इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चली कि ये जो कैश एट बैंक है ये चूँकि 7 करोड़ 52 लाख की अमाउंट है, ये कोई 2-3 बैंक अकाउंट्स हैं जिनका इकट्ठा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बिजनेसमैन इसकी जो है कैश बुक्स अपने पास रखता है और इसकी अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह वो देता ही नहीं है अपने जो अकाउंटेंट हैं या एम्प्लॉइज़ हैं उनको। तो ये उसने कहा जी ये तुम डाल दो टोटल जी 7 करोड़ 52 लाख रुपए डाल दो। अब इसमें चूँकि बिजनेसमैन को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि ये जो हम ज़बानी कलामी चीज़ें डाल रहे हैं, इसमें देखें लेजर अकाउंट्स हैं ये आपके सामने, इसमें ड्राइंग नहीं शो की हुई। बिजनेसमैन ने 60 लाख रुपया साल में जो था वो ये जो हम हमारा कैपिटल था उसमें से वापस लिया है अपने घरेलू अखराजात के लिए 9 महीनों के अंदर। ठीक है, 60 लाख रुपया उसने इस्तेमाल किया है अपने, यानी उसने बिज़नेस में से ड्रॉ कर लिया और वो अपने ज़ाती अकाउंट में ले गया। ठीक है जी, और वहाँ से उसने खर्च कर लिया या जैसे भी है वहाँ पड़ा भी है तो हमें कोई कंसर्न नहीं है उससे। तो जो चीज़ बिज़नेस अकाउंट से निकली है वो चूँकि ट्रायल बैलेंस में भी शो नहीं की गई ड्राइंग और वो लेजर अकाउंट्स में भी शो नहीं की गई, तो ये तीसरी ऑडिट की मिस्टेक है बहुत बड़ी, जो कि हम इसका नुकसान क्या होगा कि यहाँ पे जो कैपिटल है ये बढ़ गया। अब मिसाल ले लें कि ये बंदा फॉल कर रहा है हमारी ताजे दोस्त स्कीम में, तो उसमें कैपिटल की फेयर मार्केट वैल्यू का 10% वो लेते हैं, तो आप अपने कैपिटल को यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा आप अपना कैपिटल जो है वो शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका कैश में कैपिटल है तो उसकी तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू डेफिनेटली, ये अगर 7 करोड़ 44 लाख का है तो इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू 10% इन्होंने डायरेक्टली ले लेनी है। ठीक है जी, अगर कैश में ही है सारे का सारा आपका कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे मेनली इनका जो कैपिटल है वो देख सकते हैं आपके कैश में ही है, कुछ थोड़ा सा जो है वो फर्नीचर और बाइक की शक्ल में। तो अच्छा, अब इसमें ये थी तीसरी ऑडिट की मिस्टेक। अच्छा जी, कि इसमें कैपिटल जो है वो एक्स्ट्रा शो हुआ है। इसके बाद जनाब जो कॉमन चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको एक छोटा सा ऑडिट जो है वो लाजमी तौर पे करवाना चाहिए किसी एक्सपर्ट बंदे से, कि डेटर्स वगैरह जो हैं क्या ये ट्रायल बैलेंस में सही आ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई डेटर मिसिंग है उसका भी आपको जो है नुकसान होगा, अगर कोई एक्स्ट्रा आपने डाल दिया उसका भी आपको नुकसान होगा। ठीक है, इसी तरह जितने भी ये नीचे एक्सपेंसेस हैं विद रिसिप्ट्स होने चाहिए, जो भी आपने ये एक्सपेंसेस पे किए हैं और ये क्लेम भी आपने किए हैं डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है जी, तो जो भी आपके डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं, यानी डेटर क्या होते हैं अकाउंट रिसीवेबल जो बैलेंस शीट में हम शो करते हैं एसेट्स के अंदर, और क्रेडिटर्स जो हैं वो अकाउंट पेबल होते हैं, इनको हम करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर शो करते हैं। पेबल्स यानी जिनको हमने अमाउंट देनी होती है और डेटर्स जिनसे हमने अमाउंट जो है वो लेनी होती है, यानी डेटर वो हैं जिनको हमने सेल की है और क्रेडिटर वो हैं जिनसे हमने परचेज़ की है क्रेडिट पे उधार पे। ठीक है, तो जिन जिन से अमाउंट हमने लेनी देनी है वो यहाँ पे हम शो करते हैं उसको। डेटर्स यानी अकाउंट रिसीवेबल जिनसे रिसीव करनी है, क्रेडिटर अकाउंट पेबल। इनका भी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि इनको रिसिप्ट से लेजर से ही टैली करना चाहिए। लेजर जो मिसाल के तौर पे डेटर का ये सिंपल सा है, इनका अब्बास साहब से 2 पेमेंट्स हैं, एक शाहिद से है, तो इसकी रिसिप्ट्स अगर हम टैली कर लेंगे और इसको हम कैश बुक में चेक कर लेंगे कि ये जो पेमेंट्स हैं इनसे जो बेसिकली एक्चुअली इनसे जो ये हमारी जो रिसीवेबल हैं इनको हमने जो सेल की थी वो ज़्यादा थी, कुछ अमाउंट इन्होंने कैश बुक में हमें दे दी हुई है। ठीक है, कुछ अमाउंट जो है वो रहती है। तो ये चीज़ जो है ये एक प्रॉपर ऑडिट वाला बंदा देख सकता है कि कितनी अमाउंट आ गई है कितनी रहती है। ठीक है, आप देख सकते हैं अब ये आवाज़ के एंड पे कुछ पेमेंट इन्होंने भेजी हुई है हमें मुख्तलिफ़ तारीखों के अंदर। तो अब ये चीज़ अगर आप वेरीफाई नहीं करते इसका फिर जो है वो परेशानी आपको होगी कि ये जो है इसमें आपको जो बैलेंस शीट है उसमें फिर बाद में आपको ऑडिट के अंदर जो है एफबीआर जो क्वेश्चन कर सकता है इस चीज़ के ऊपर। ठीक है जी, तो ये थी कॉमन जो मिस्टेक्स मैंने इसमें आइडेंटिफाई की हैं, और कोई मैं मिस्टेक अगर देखूंगा तो उस पर भी इंशाल्लाह आपसे मैं वीडियो शेयर कर दूंगा।